नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में किया गया कि एक बेटा है, 5 बेटियां हैं और एक भाई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 सन है, 5 डॉटर हैं और 1 ब्रदर है। अब यहाँ पे जो बेटा और बेटी होती हैं, जैसे पीछे बेटा बेटी थे, तो इनकी जो टर्मिनोलॉजी आती है, बेटा बेटी हो, पोता पोती हो, इनको हम कहते हैं कि ये कैटेगरी में आते हैं असबा बी गैरी कैटेगरी के अंदर। असबा बी गैरी, यहाँ पर आप उसको जाके वेरीफाई कीजिए जो बुक आपको दी गई है कि क्या उस बुक के अंदर ये टर्म लिखा है। इंग्लिश में आ जाइए अब। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो असबा बी गैरी में आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये लिखा हुआ है, हमने उसको लिख दिया शॉर्ट में कि असबा बी गैरी लिख दिया। असबा बी गैरी के अंदर बेटा बेटी के साथ, पोता पोती के साथ, तो ये हमने उसकी कंडीशंस लिख दी कि जब भी मेल और फीमेल एग्जिस्ट करेंगे एक साथ में, बेटा बेटी हो, पोता पोती हो, रियल सिस्टर रियल ब्रदर हो, पैटर्नल सिस्टर पैटर्नल ब्रदर हो। मैटरनल सिस्टर और मैटरनल ब्रदर असबा बिगैरी के अंदर नहीं आते हैं। केवल इतनी ही कंडीशंस हैं, यही लोग आपके पास आते हैं किसके अंदर, असबा बिगैरी के अंदर। तो असबा बिगैरी के अंदर जब भी आपके पास कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेगा, उनका रेशियो हमेशा 2:1 होगा। यहाँ पर जैसे आपके पास सन है तो सन का 2 रेशियो है, डॉटर का 1 रेशियो बनेगा। ग्रांड सन, अगर ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर है तो उसका भी 2:1 बनेगा। यानी जब आपके पास बेटा बेटी ना हो तभी ग्रांड सन को जाएगा, और ग्रांड सन और ये हो गया तो ये भी आपके पास 2:1 बनेगा। इसी तरीके से रियल ब्रदर रियल सिस्टर है तो ब्रदर के आपके पास 2 शेयर हैं, रियल सिस्टर का 1 शेयर है। इसी तरीके से पैटर्नल ब्रदर पैटर्नल सिस्टर है तो पैटर्नल ब्रदर के 2 शेयर हैं और सिस्टर का 1 शेयर है। तो हमारी कंडीशन में जो एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है कि यहाँ पर 5 बेटियां हैं और एक ये आपके पास बेटा है, तो ये इन दोनों की जो कैटेगरी आती है दैट इज असबा बी गैरी आती है। इनका जो रेशियो बनता है वो 2:2 आपके पास 1 बनता है। अच्छा, अब ये ब्रदर कौन सी कैटेगरी में आता है? ब्रदर जो आता है ये आते हैं असबा बी नफसी के अंदर। असबा बी नफसी के अंदर भी दिखाते हैं बुक में, 4 कैटेगरीज हमने डिफाइन की हैं। एक कैटेगरी में आते हैं बेटा पोता परपोता, दूसरी कैटेगरी होती है बाप दादा परदादा, तीसरी कैटेगरी होती है भाई और भाई की औलादें, और चौथी कैटेगरी होती हैं आपके पास चचा और चचा की औलादें। तो यहाँ से अगर मल्टीपल असबा एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो जो पहला नियरेस्ट असबा होगा उसको दे दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं और ये देखते हैं तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल कैटेगरीज बनाई हैं। हमारे पास 2 तरह के असबा हमारे डायग्राम में मौजूद हैं। एक तो हमारे डायग्राम में उसमें क्वेश्चन में सन का जिक्र आया है और एक जिक्र आया ब्रदर का। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये रहेगा कि अगर असबा मल्टीपल हो जाते हैं तो कैटेगरी 1 में हमने उसको AC1 के नाम से डिनोट किया हुआ है, यानी A का मतलब असबा, C का मतलब कैटेगरी नंबर 1 को AC1 कर दिया है। तो बेटा भी मौजूद है, अगर बेटा मौजूद है तो फिर पोते को नहीं जाता, पोता मौजूद है तो परपोते को नहीं जाता। तो यहाँ पे ये तो हमारे पास है नहीं, बेटा मौजूद है। ये वाली कैटेगरी हमारे पास है नहीं, यानी फादर वाली कैटेगरी है नहीं, तो हमारे पास एक बेटा मौजूद है यहाँ पर, और तीसरी कैटेगरी में आपके पास ही ब्रदर मौजूद है। तो अगर बेटा भी मौजूद है और ये भी मौजूद है, ये आपके पास पहली कैटेगरी में आता है C1 कैटेगरी में, ये आपके पास C3 कैटेगरी में आता है, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। इस जिस तरीके से अगर फादर भी मौजूद हो और ग्रांड फादर भी मौजूद हो, तो मेरी डेथ के बाद जो है मेरी जो प्रॉपर्टी है मेरे फादर साहब को जाएगी, ग्रांड फादर को नहीं जाएगी। अगर फादर एग्जिस्ट नहीं करते तो ग्रांड फादर को चली जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी माँ है, मदर है, और मेरी आपके पास नानी भी है, यानी आपके पास मैटरनल ग्रांड मदर भी है। तो मेरी माँ का जो शेयर है मेरी औलाद की मौजूदगी में वो 1/6 है, तो मेरी नानी को कोई हिस्सा नहीं जाएगा। लेकिन अगर मेरी माँ पहले ही फौत हो चुकी हो
तो 1/6 जो है इट विल ट्रांसफर टू माय नानी के पास चला जाएगा। तो जो नियर बाय है उनको हम पहले आपके पास देंगे, बेटा है, पोता है, परपोता है तो बेटे को जाएगा, पोता परपोता आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। तो इसी तरीके से इस सवाल के अंदर आपके पास जो है, अगर हम इंडिविजुअल इसको देखते हैं और इसको देखते हैं तो यहाँ पर ये जो आता है वो C1 कैटेगरी में आता है, यानी बेटा पोता परपोता पहली कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी बाप दादा परदादा, तीसरी कैटेगरी भाई भाई की औलाद, और चौथी कैटेगरी चचा चचा की औलादें। और ये जो आता है ये C3 के अंदर आता है। तो इसको शेयर नहीं मिलेगा तो हम यहाँ लिखेंगे नो शेयर ड्यू टू सन। तो यहाँ से क्लियर पार्ट ये हुआ कि अगर कोई शख्स मरता है और अगर उसकी औलाद मौजूद हो और औलाद में बेटा मौजूद हो तो मरने वाले के भाइयों को हिस्सा नहीं जाएगा, शेयर नहीं जाएगा। अगर किसी शख्स की डेथ हुई, उसने अपने पीछे बेटे और बेटियां छोड़ी और उसने अपने भाई बहन भी छोड़े फॉर एग्जांपल, तो चूंकि बेटा मौजूद है दैट्स वाई वो किसको नहीं जाएगा, ब्रदर को नहीं जाएगा। अगर ऐसा कंडीशन होता कि ये सन मौजूद ना होता, केवल बेटियां ही होती, तो बेटी को देने के बाद जो बचा हुआ शेयर होता वो किसको चला जाता, ब्रदर को चला जाता। इसका भी डिस्कशन इंशाल्लाह आगे करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका कोई शेयर नहीं है। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन तो बड़ा आसान हो गया। इस सॉल्यूशन में केवल कौन बचा, लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स में क्या बचा, तो लिस्ट ऑफ जो इनहेरिटर्स रही एंड देयर शेयर्स। तो यहाँ जो लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स हैं और उनके जो शेयर्स बचते हैं, एक सन बचता है सर और 5 डॉटर्स हैं। तो इनका जो रेशियो बनता है वो 2:1 बनता है। शॉर्टकट में पीछे हमने डिस्कशन किया है कि सबसे पहले हम इनके रेशियोज निकालेंगे। अब रेशियोज जब निकालेंगे तो याद ये रहना है कि कुछ लोगों की थिंकिंग ये है कि भाई दो जो शेयर हैं, कितने भी लड़के हों उनको दो में से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ये गलत है। हर एक का, अगर हम सूरह निसा को ढंग से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है हर एक मर्द का जो हिस्सा है वो 2 औरतों के बराबर। ऐसा नहीं सारे मर्दों का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है एक सन है और 5 डॉटर हैं, तो इंडिविजुअल इनका जो रेशियोज लिखा जाएगा, इनके जो रेशियोज लिखे जाएंगे वो S कॉलन D कॉलन D कॉलन D कॉलन D कॉलन D 1 2 3 4 5, 5 लड़कियां हो गई, बेटियां हो गई, एक बेटा हो गया। अब ये इनके हो गए रेशियोज। तो इनके जो रेशियोज हो गए वो 2:1 कॉलन 1 कॉलन 1 कॉलन 1 कॉलन 1, ये इनके रेशियोज हो गए। अब इनका जब एडिशन करेंगे, एडिशन ऑफ रेशियो जब करेंगे, एडिशन ऑफ जब रेशियो करेंगे तो एडिशन ऑफ रेशियो के अंदर यू विल एड इट S प्लस D प्लस D प्लस D प्लस D प्लस D। D का मतलब डॉटर, S का मतलब सन। सन के 2 हिस्से, हर एक डॉटर का एक हिस्सा। ऐसा नहीं कि पांचों की पांचों डॉटर का एक ही हिस्सा कर दिया हो ना, वो फिर गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 2 आपके पास हो गया 7। तो पूरी जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड होगी आपके पास 7 पार्ट्स के अंदर। यानी अगर मैं लिखता हूं यहां पर फार्मूला कि अमाउंट ऑफ 1 शेयर, एक शेयर का अमाउंट कितना होगा, तो मुझे यहाँ फार्मूला लिखना पड़ेगा इनहेरिटेंस अमाउंट, जो भी इनहेरिटेंस अमाउंट बचा है कफन दफन के बाद, कर्ज के बाद और विल के बाद, ऑब्लिक नंबर ऑफ डिवीजन। तो अब इस फार्मूले के अंदर अगर किसी कैंडिडेट के 7 लाख रुपए बचे थे, 7 लाख उसके पास बचे थे, तो आप 7 लाख को आप यहाँ पे रख दीजिए अमाउंट को। और जो नंबर ऑफ जो डिवीजन हैं जो आपके पास आ रहे हैं, ये नंबर ऑफ आपके पास जो डिवीजन, ये 7 जो आपके पार्ट हो रहे हैं, इस 7 को आप यहाँ रख दीजिए। तो एक शेयर कितने का आ गया, 1 लाख रुपए का आ गया। 2 लाख किसको चले जाएंगे, फिर बेटी को चले जाएंगे, और 1-1 लाख लड़कियों को चले जाएगा। ये सिंपल सी फिगर इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है या फिर आगे भी क्लास एक्सटेंड करूँ? आपकी मर्ज़ी। आई कैन टेक 15 मिनट्स मोर, कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आप लोग चाहें तो। आप ले सकते हैं और ले सकते हैं 15 ठीक है। मिनट।